नमस्कार दोस्तों, अंश बाई स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी है माँ की समझदारी। आज सुबह रेखा जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। यह आवाज उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे आशीष की नींद खुली और अपनी पत्नी किरण से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही है, देखो तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही आशीष उठने लगा तभी किरण बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब ही अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर देती है। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो इन्हें घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती है। ऐसा कहते हुए किरण ने सुबह सुबह ही अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी आशीष ने कहा, अरे किरण, तुम भी जानती हो कि माँ की गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियां छीलने काटने का काम तो तुम्हें करना ही नहीं पड़ते। भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, तुम्हें क्या बताना है। शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम ही भेज दो, तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी आशीष गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, किरण, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण रेखा जी के कानों तक सारी आवाज आ रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा और पार्क चली गई। नाश्ते के बाद रेखा जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गई। उस समय किरण अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली नीलम के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी रेखा जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब आशीष से क्या कहूँ। वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी किरण बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो रेखा जी बोली, ठीक है बहू। किरण अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना रेखा जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता कमलेश उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो रेखा जी रसोई घर में पानी लेने चली गई, लेकिन बिना चश्मे की कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही किरण ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो गुस्से से बड़बड़ाते हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही गुस्से आग बबूला होते हुए किरण बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती आप। मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है यह मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। किरण की आवाज सुनते ही आशीष बाहर आ गया। क्या हुआ किरण, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ जी ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी आशीष ने कहा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी आशीष ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा बेटा, वो मेरा चश्मा
अभी रेखा जी बोल ही रही थी कि किरण बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी माँ, बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए किरण अपने कमरे में चली गई। इधर रेखा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल किरण पर अपनी मॉडर्न सहेलियों का काफी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थ बसा चुकी थी या उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी था देखी किरण भी अपनी सास को आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर किरण फोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती। एक दिन जब किरण अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें रेखा जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती, इतना सुनने की बस उनको देर थी कि किरण एकदम अपनी सासू माँ पर भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी को इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते, अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। किरण के इस तरह के व्यवहार से रेखा जी एकदम सन रह गई, लेकिन कहती भी तो किससे, बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन किरण चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही आशीष कमरे में आया उसने फिर से वही जिद कर ली, तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना हराम हो चुका है, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती, मेरी छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने के लिए चली आती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे वृद्धाश्रम में तो इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विवेक बोला, प्रीति बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी किरण बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता है। फिर विवेक ने कहा, किरण तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भर पेट खिलाया है। मैं केवल 8 साल का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक शौक को पूरा करती थी। मेरी माँ कहते ही आशीष की आंखें आंसू से भर जाती हैं और बोला, किरण मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। आशीष की बातें सुनकर किरण भी उस समय चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति से रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा किरण का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण आशीष फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह किरण को कैसे समझाए। एक दिन किरण ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, आप पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है तो आज आप ही उनके लिए चाय और पकौड़े बनाना। रेखा जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट जाती। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के सेठ भी उनके आगे फेल हो जाएं। किरण की सहेलियों के आने से पहले रेखा जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी किरण अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी और कितना समय लगेगा, मेरी सहेलियाँ तो पहुँचती ही होंगी। तभी रेखा जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियाँ आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो किरण ने कहा, माँ जी आप चाय के लिए रख दीजिए, और जल्दबाजी में
चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाएं। और ऐसा कहकर किरण घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर की कमजोर होने और चश्मा न होने के कारण लक्ष्मी जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी किरण अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद किरण सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के पकौड़े लेकर आई तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे पकौड़े उसने ही बनाए हो। सब लोग बड़े मजे से पकौड़े खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो रेखा जी गर्मागर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को परोसने लगी। उनकी सारी सहेलियां मस्त व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे किरण, यह पकौड़े तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन यह तो बताओ, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि रेखा जी कुछ कहती तभी किरण बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस पकौड़े का एंजॉय करो। और पकौड़े ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी आनंद लो और बताओ कैसी बनी है। किरण ने कहा तो उसकी सहेलियां बड़े उत्साह के साथ चाय पीने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉशिंग रूम में कुल्ला करने लगी तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर किरण हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चख कर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी किरण की सारी सहेलियां कहने लगी, यह क्या किरण, तुमने तो कहा था कि पकौड़े और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी रेखा जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर न आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया, मुझे माफ करना बेटा। तभी किरण की एक सहेली जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी उठकर रेखा जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज माफी मत मांगिए, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। उसके बाद किरण ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो किरण ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और रेखा जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? आखिर आप चाहती क्या है अपनी सहेलियों के लिए? मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल कर डाल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी रेखा जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या गलती थी? अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि आशीष भी घर पर आ गया और किरण को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो किरण ने चिल्लाकर उसे सारी बात बताई। तो आशीष बोला, किरण, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि अब माँ की उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी रेखा जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो आशीष बोला, आप भी कमाल करती है माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर रेखा जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात डाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर आशीष ने किरण की ओर एक निगाह से देखा तो किरण अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ
तो इंसान ही भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर आशीष ने कहा, किरण जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे मेरी माँ भी इंसान है, और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। आशीष की इतनी बात सुनकर किरण का गुस्सा 5वें आसमान तक पहुँच गया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए किरण गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर रेखा जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी जीवन क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी आशीष वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि किरण को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। किरण ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो आशीष से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी जीवन फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊं, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर किरण अपने मायके चली गई, लेकिन आशीष ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर रेखा जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई। फिर आशीष के पास आकर बोली, बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना। बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए, मेरे का तुम्हारी गृहस्थ जीवन खराब हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर आशीष बोला, नहीं माँ, गृहस्थी जीवन किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती, अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया। उधर किरण जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब किरण अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही किरण के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी यह तो आपका रोज का काम है, भी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, रोज रोज की किट किट से बिना रोके सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर किरण की ओर देखते हुए उसकी भाभी बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे सिर पर फेंक दिया जाता है। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती, आप सब लोगों की खातिरदारी मेरी अपनी भी जिंदगी है जिसे मैं आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन आप की नौकरी करते करते, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। किरण अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर बोली, भाभी जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तभी उसकी भाभी बोली, दीदी आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए, आप इस घर की मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर किरण गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तभी उसकी भाभी कड़कती हुई आवाज में बोली, जी नहीं दीदी, यह आपका घर नहीं है, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई है। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख किरण तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर किरण बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही है?
मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी, आप तो हमेशा हंसते हंसाते सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी किरण की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है, आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती है, अपना अलग परिवार बसाना चाहती है। उन्हें अपना पति तो पसंद है लेकिन उसके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया उनकी सेवा करना नहीं चाहती। ज्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए, आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटा तो है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद लेकर आप मायके आकर बैठ गई। जब आप खुद अपनी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हैं, तो फिर आप यह सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की यह बातें सुनकर किरण की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगा दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर किरण हैरान रह गई और बोली, माँ आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उससे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटते फटकार हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ के समान होती है। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही किरण की नजर शर्म से झुक गई। बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो, अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी, मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाई है। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर किरण को एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह अपनी सास के साथ कर रही थी उसके कारण ही उसके माँ पिताजी भी वही सब झेल रहे हैं। आखिर एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है, यही कुदरत का अटल नियम है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही किरण ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही किरण अपने ससुराल वापस पहुंची तो रेखा जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती किरण उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफी मांगते देख रेखा जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर प्रीति बोली, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ कर दिया। अपनी सासू माँ के गले लगकर किरण खूब रोई। रेखा जी ने अपने पल्लों से उसके आंसू पोंछे और उसे चुप करवाया, लेकिन रेखा जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो किरण उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी। आशीष जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, किरण की आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी धन्य है आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लेकर आए तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़े पजड़े। कहते हुए विवेक की आंखों में
आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन किरण आशीष से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन आशीष ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। किरण की मां अपने दामाद और समाधान को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी किरण के मायके में हुआ वह सब किरण के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह किरण को सही रास्ते पर ला सके। आज किरण बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और रेखा जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी। जब आशीष एक घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाजों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। यह नजारा देखकर आशीष सोचने लगा, किरण की मां की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।